बरसात का मौसम बीमारियों को आमंत्रित करने का मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में बारिश से कई स्थानों पर जलजमाव, कीचड़ व गंदगी से पैदा होने वाले मच्छर व बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते हैं। इसके अलावा मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया अधिक फैलता है। बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों में डेंगू सबसे घातक बीमारी मानी जाती है। डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से ही फैलता है, लेकिन डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में ही पैदा होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एडिस मच्छर के काटने से फैलने वाले इस रोग का प्रभाव मरीज के पूरे शरीर और जोड़ों में तेज दर्द के रूप में होता है। इससे बचने के लिए मच्छरों से बचें और घर से निकलने से पहले शरीर को पूरी तरह ढककर रखें। बरसात के दिनों में मच्छरों के काटने से होने वाले बीमारियों से अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, आइए इसी विषयों पर चर्चा करते हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र से सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ और शिवजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर इरशाद अली शिवजी से विशेष चर्चा में। सर, अगर हम बरसात के मौसम की बात करते हैं तो बरसात के मौसम में काफी बीमारियों का संक्रमण बड़ा होता है। ऐसे में बच्चों में होने वाली मुख्य कौन कौन सी बीमारी आपको नजर आती है? नॉर्मली बरसात जैसे स्टार्ट होती है तो इनिशियली कुछ बीमारी बच्चों में होना काफ़ी कॉमन है। एक तो सबसे पहले डेंगू फीवर, सेकेंड इज स्वाइन फ्लू, थर्ड इज जापानीज एन्सेफेलाइटिस, फोर्थ इज वायरल एन्सेफेलाइटिस। ये सभी जो बीमारी मैक्सिमम जो बीमारी वो होती है मच्छर की वजह से, बिकॉज जो मच्छर जो नए जो एडिस मॉस्किटो होते हैं वो उसका वेक्टर होता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ होती है। सेकेंड थिंग, जून जुलाई में जैसा स्कूल स्टार्ट होती है और बरसात शुरू हो जाती है, नॉर्मली स्कूल में काफ़ी स्कूल में तो हाइजीन मेंटेन होता है, पर कुछ स्कूल्स में नहीं होता है। एक्चुअली वहाँ स्कूल्स में फॉगिंग रेगुलर होना चाहिए। ये जो एडिस मॉस्किटो होता है वो दिन के टाइम पे काटता है, रात के टाइम पे नहीं काटता है। नॉर्मली बच्चे जब स्कूल्स में जाते हैं, किसी एक को भी अगर डेंगू हो गया तो उसका पैरासाइट मच्छर अपने खून में लेके उसको मल्टीप्लाई करके बाकी बच्चों को भी वो स्प्रेड करता है। तो इस वजह से डेंगू फीवर का सडनली स्पर्ट हो जाता है इन केसेस ऑफ रेनी सीजन। इसका बचाव का एक ही तरीका है कि बच्चों को फुल पैंट फुल शर्ट पहना के रखना चाहिए। स्कूल में भी हो सके तो इंस्टेड ऑफ हाफ पैंट फुल पैंट लेने का एक रूल बना देना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द रेनी सीजन। सेकेंड थिंग, फॉगिंग रेगुलर होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी कचरा हो वो साफ सफाई होना चाहिए। आजू बाजू की नालियाँ साफ होनी चाहिए। नालियों में अगर नहीं साफ सफाई कर सकते तो एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा केरोसिन डाल दीजिए, या जहाँ पे भी ऐसा लगा कि वाटर टैंक से जो स्टोरेज वाटर टैंक से उसको क्लीन करो। और आजकल जैसा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला कि एटलीस्ट वीक में एक दिन कोल्डर रिवर्स पड़ा, यानी एटलीस्ट वो पूरा के पूरा जो स्टैग्नेटेड वाटर है उसको फेंक के फिर से नया हो, ताकि उसमें लार्वे जनरेट नहीं हो। इतना ध्यान रखना पड़ता है। और एक दूसरा तरीका है कि वो गंपी मच्छी आती है, इस मच्छी की वजह से अगर अपन ने वो मच्छी ड्रेन्स में रख दिए या फिर जहाँ पे वेल्स है उसमें डाल के रखे तो वो लार्वा को खत्म कर देती है, वो खा लेती है लार्वा को। इस प्रकार अपन इस चीज से बचाव कर सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने कहा एडिस मच्छर के बारे में, जिसके काटने से अक्सर डेंगू ये बीमारी बच्चों में आम देखी जाती है। सर, अगर हम सिर्फ डेंगू की बात करें जो कि बच्चों के लिए काफी घातक बीमारी है, सर अगर इसके मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा मुख्य कारण होता है बच्चों में डेंगू फैलने का? मुख्य कारण होता है बच्चे का एक तो खुद की इम्यूनिटी होनी चाहिए अच्छी। सेकेंड थिंग, घर में भी एक अच्छा खासा सैनिटेशन का एनवायरनमेंट होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। जैसा स्कूल्स में होना चाहिए वैसे घर में भी हर जगहों पे साफ सफाई रखना चाहिए। रेगुलर आपको उसको जो फिनाइल से या लाइजोल से पोंछना चाहिए। जो जहाँ भी टायर जैसे पुराने बर्तन, टायर, कूलर्स इसमें पानी खड़ा रहता है वो सब अपने को साफ सफाई करके उसको हटाना चाहिए। और बच्चों में ऐसा कोई भी, इवन स्वस्थ बच्चे में भी डेंगू हो सकता है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ जो वीक बच्चे उन्हीं को होता है, ये तो किसी को भी हो सकता है। दैट्स बेसिकली मॉस्किटो अगर तुम्हारा ज्यादा पैरासाइट इंजेक्ट करता है और अपने बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज नहीं है तो ये होना ही है। तो अपने को उससे बचाव इज द ओनली थिंग, और अगर होता है तो फिर उसका इलाज करना पड़ता है। सर, जैसे कि देखा जाता है डेंगू जिस भी बच्चे को होता है ये अक्सर देखने को मिलता है कि उसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो ये कितना घातक साबित हो सकता है कि अचानक से प्लेटलेट डाउन हो गए? प्लेटलेट्स डाउन होना डेंगू बीमारी का एक वन ऑफ द सिम्टम है, पर ऐसा नहीं कि सभी डेंगू के पेशेंट्स का प्लेटलेट डाउन होता है। कई पेशेंट्स का प्लेटलेट डाउन नहीं भी होता है। प्लेटलेट डाउन होने से वजह से एक डेंजर लेवल तो आजकल हम लोग 10,000 के नीचे गया तो ही हम लोग डेंजर लेवल पकड़ते हैं। नॉर्मली 1,50,000 होना चाहिए, पर 10,000 तक रहा तो भी हमको वी आर वेरी कंफर्टेबल।
लेकिन ये पेशेंट्स प्लेटलेट्स की वजह से सीरियस नहीं होते, ये पेशेंट नॉर्मली शॉक की वजह से प्रॉब्लम में जाते हैं। इसको हम लोग डेंगू हिमोरेजिक शॉक बोलते हैं या डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट्स का बीपी कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो प्लाज्मा जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है। ऐसे इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं बच्चों के वो है, एक तो बच्चा सुस्त हो जाता है, कॉन्शियस नहीं रहता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अगर अपन उनकी नाड़ी को हाथ लगाएंगे, जिसको पल्स बोलते हैं, पल्स एकदम वीक हो जाती है और पल्स का रेट बहुत बढ़ जाता है। ये जो कंडीशन है ये जैसे पेरेंट्स के ध्यान में आती है तो तुरंत लेके आना चाहिए। नॉर्मली पेशेंट और 2-3 चीजें का कंप्लेन करता है। एक तो उसको लीवर की जगह जहाँ के राइट साइड में चेस्ट के नीचे बहुत पेन होता है। सेकेंड थिंग वॉमिटिंग बहुत होता है और हेडेक बहुत होता है। ये अगर सिम्टम्स है तो समझना कि डेंगू होने के चांसेस पूरे और टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं सर निदान की, तो किस प्रकार से डेंगू इस बीमारी का निदान हो पाता है बच्चों में? डेंगू के लिए कार्ड टेस्ट आ गया है आजकल और एक एलिजा टेस्टिंग भी होता है। कार्ड टेस्ट में अगर NS1 पॉजिटिव आता है तो समझना कि वो अर्ली डेंगू है। IgG अगर आता है तो समझना कि लेट है और IgM अगर पॉजिटिव आता है तो वो बीच का स्टेज आता है। नॉर्मली NS1 इज मोर डेंजरस देन IgG एंड IgM, लेकिन ओनली कार्ड टेस्ट से नहीं पता चलता, उसके लिए क्वांटिटेटिव टेस्ट से भी करने के लिए अपने को उसके लिए एलिजा टेस्टिंग करनी पड़ती है, जो कि पुणे के लैब में होती है और चंद्रपुर में 2-3 लैब में किया जाता है। लेकिन मेन उसका टेंशन NS1 पॉजिटिव आना या डेंगू पॉजिटिव आना नहीं है। तुम्हारे बच्चे के बाकी सिम्टम्स के देखना बहुत जरूरी है, जैसे उसका प्लेटलेट काउंट, उसके बाकी हीमोग्लोबिन राइज हो रहा है कि नहीं। कभी कभी हीमोग्लोबिन उल्टा होता है इसमें, जैसे बाकी मलेरिया में हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है, पर इसमें हीमोग्लोबिन राइज होता है। राइज होने का कारण ऐसा है कि सिंपल है, बॉडी में से जितना फ्लूइड है वो बाहर शिफ्ट हो गया, तो जो आरबीसी जो हीमोग्लोबिन जो सेल्स है वो सेल ब्लड वेसल्स के अंदर ही रह गए, इसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन राइज हो गया। हीमोग्लोबिन अगर राइज हो रहा तो समझना इट्स ए डेंजरस साइन। सर अगर हम उपचार संबंध में बात करते हैं तो किस प्रकार की उपचार पद्धति डेंगू इस बीमारी पे उपलब्ध है? डेंगू के लिए ऐसा एज इट इज कोई उपचार पद्धति नहीं है। वी इज जस्ट एन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। अगर वो शॉक में है तो उसको अपने को एनोट्रॉप्स एजेंट यानी जो बीपी बढ़ाने की जो मेडिसिन है वो चालू करने पड़ते हैं। फ्लूइड देना पड़ता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड देना पड़ता है ताकि यूरिन आउटपुट मेंटेन रहे, उसके पल्सेस अच्छे रहे। सेकेंड थिंग, उसको मिलिनोम नाम का एक ड्रग है, डोपामिन नाम का ड्रग है, जिसकी वजह से उसको अपन उसका बीपी मेंटेन करते हैं। हाँ, अगर बच्चे को ब्लीडिंग शुरू हो रहा है, कहीं पे वो शॉक में जा रहा है, तो एक आईएनआर टेस्ट होती है, जिसकी वजह से समझ में आता है कि पेशेंट हो सकता है कि वो ब्लीड करे। इसी टाइम पे अपने को उसको प्लाज्मा लगाना पड़ता है और कुछ वेरी रेयर केसेस में प्लेटलेट्स भी लगाना पड़ता है। लेकिन प्लाज्मा इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर एंड सेकेंड थिंग ओनली फ्लूइड्स। अगर फ्लूइड्स तुम अच्छे से देंगे और अगर अर्ली केस में अगर अपने को उसको डिटेक्ट हो जाता है तो पेशेंट्स की डेथ की चांसेस हार्डली 1% है। 99% पेशेंट्स को कुछ नहीं होता। सर अगर हम बचाव संबंध में बात करें, प्रिवेंशन की बात करें, तो कैसे डेंगू से बचा जा सकता है? डेंगू से सबसे पहली बात तो बचाने का एक ही तरीका है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। खुद को बचाओ मच्छर से। सेकेंड थिंग, घर के आजू बाजू की साफ सफाई रखो। अगर बच्चे को फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर डेंगू पॉजिटिव भी आता है तो तुरंत एडमिट करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को एडमिट ही करना पड़ता है, लेकिन आपको डेंजर साइंस अगर बता देते हैं कि पेट में दुख रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा अगर कभी भी होता है तो तुरंत लाके उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके IV फ्लूइड्स लगाना शुरू कर दीजिए। जितना भी हो सकता है उतना ओरल इंटेक दीजिए और उसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखिए। पेशेंट नॉर्मली ठीक हो जाने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सर बरसात के दिनों में बच्चों को हेल्दी रखा जा सके और उनको इन सब बीमारियों से दूर रखा जा सके, ऐसे जो पेरेंट्स, जो दर्शक, जो देशवासी आपको अभी देख रहे हैं, क्या उन पेरेंट्स को आप एक सलाह या फिर एक संदेश देना चाहेंगे कि क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए बच्चों की? सबसे पहले बरसात के मौसम में जितना हो सके उतना बच्चे को बाहर खाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली जो पानी पूरी होती है, जो बाहर के नूडल्स, मंचूरियंस, ये सब चीजों को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। बरसात के मौसम में नो आउटसाइड फूड, इट हैज टू बी वेरी हाइजीनिक। अगर आप कहीं जाते भी है तो रेस्टोरेंट सी टू इट की वो हाइजीनिक प्लेस पे हो, आजू बाजू का उसका जो परिसर है वो क्लीन, नीट एंड टाइडी हो। फूड और जितना भी जैसे भी हो सके, बरसात में यूजुअली प्रॉब्लम वाटरबोर्न डिसीज का भी बहुत ज्यादा होता है, गैस्ट्रो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पानी बरसात का इधर सब ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स ही होना है। सब जगह फ्लड्स आता है, जिसके से फिल्टर सिस्टम भी बहुत बार काम नहीं करते। ऐसे टाइम पे हमेशा याद रखो कि बरसात के 3 महीने में
अपने जो पुराने मदर फादर भी थे वो भी सबसे पहले फिटकड़ी बोलते, जिसको एलम बोलते, वो पानी में ऐड करके उसको सेडिमेंट करके ऊपर का पानी अलग निकाल के फिर उसको बॉईल करके यूज करते थे। हो सके तो अभी आप घर में फिल्टर लगा लीजिए, या तो फिर आप पानी बॉईल करना इज द बेस्ट वे टू अपने आप को बचाव के लिए। दूसरा, बाहर खाने अवॉइड करेंगे, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रोएंटेरिटिस का भी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। सर, जैसे कि चंद्रपुर में शिवजी चाइल्ड केयर सेंटर, शिवजी हॉस्पिटल काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी लोग आपसे सलाह लेते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर कोई बच्चा ग्रसित है और पेरेंट्स आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? जैसे हॉस्पिटल्स के मोबाइल नंबर है, यहाँ पे 24 आवर्स हमारे हॉस्पिटल में रेजिडेंट्स रहते हैं। आप कभी भी हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। एक फ़ोन करके आपको हम तुरंत हॉस्पिटल में आने की सलाह देते हैं। पहले हमारे एक आरएमओस यहाँ पे चेक करते हैं, जरूरत पड़े तो कंसल्टेंट भी आके तुरंत उस पेशेंट्स को चेक करते हैं। एंड वी हैव ऑल द फैसिलिटीज लाइक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मॉनिटर्स, एवरीथिंग. We definitely have a backup of blood bank services and also critical care services. But ये सब होने से बेटर है कि तुम बचाव करो, अपने आप को बचा के चलो।